स्याही की एक मामूली सी बूंद हम्म। या एक छोटा सा घुमावदार निशान, क्या कोई सोच सकता है कि ये किसी की जान ले सकता है? आमतौर पर तो ये किसी थ्रिलर फिल्म का सीन लगता है। हाँ हाँ, लेकिन लिखित भाषा की दुनिया में ये बिल्कुल सच है। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का विषय है इंग्लिश पंक्चुएशन मार्क्स, यानी अंग्रेजी के विराम चिन्ह। बिल्कुल। और हमारी स्रोत सामग्री इस बात को बहुत ही सटीक और थोड़े डरावने उदाहरण से शुरू करती है। डरावना तो है। दो वाक्यों पर गौर करते हैं। पहला है लेट्स ईट ग्रैंडमा, जिसका सीधा सा अर्थ है दादी चलो खाना खाते हैं। अब बस उस छोटे से अल्प विराम यानी कॉमा को हटा देते हैं तो वाक्य बनता है लेट्स ईट ग्रैंडमा। बाप रे, अर्थ पूरी तरह बदल गया। दादी को खा जाओ। वही तो, मतलब सिर्फ एक चिन्ह ना होने से सीधे दादी की जान पर बनाई। ये उदाहरण एकदम परफेक्ट है क्योंकि ये तुरंत साफ कर देता है कि विराम चिन्ह सिर्फ व्याकरण की किताबों में दबे हुए उबाऊ नियम नहीं है। हाँ, वो कोई सजावट की चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम इसके मनोविज्ञान को समझें तो इंसान जब भी कुछ पढ़ता है तो उसके दिमाग में एक आंतरिक आवाज चलती है। अच्छा, जैसे हम मनी मन पढ़ रहे होते हैं। हाँ, और जब दो लोग आमने सामने बात करते हैं तो आवाज का उतार चढ़ाव, चेहरे के भाव और बीच बीच में लिए गए छोटे बड़े ठहराव अर्थ को स्पष्ट करते हैं। लेकिन एक सादे कागज या स्क्रीन पर तो वो सब नहीं होता। वही तो, लिखित संचार में पंक्चुएशन मार्क्स ठीक यही काम करते हैं। वे उस आंतरिक आवाज को निर्देश देते हैं कि कहाँ सांस लेनी है, कहाँ आश्चर्य से चौंकना है और कहाँ किसी विचार को खत्म करना है। अच्छा, तो इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। इसका मतलब है कि विराम चिन्ह लिखित भाषा की बॉडी लैंग्वेज है। 100%। जो कोई भी स्पष्ट संचार करना चाहता है, चाहे वो ईमेल हो या किताब, उसके लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। तो अगर बुनियादी बातों से शुरुआत करें, हमारे स्रोत में रोजमर्रा की भाषा को कंट्रोल करने वाले 4 मुख्य चिन्हों का जिक्र है, जिन्हें एक बहुत ही दिलचस्प फॉर्मूले से समझाया गया है: स्टॉप, पॉज, आस्क और फील। यानी रुकें, ठहरें, पूछें और महसूस करें। हाँ, मैं सोच रहा था कि क्या हम इन 4 बुनियादी चिन्हों को भाषा के ट्रैफिक सिग्नल मान सकते हैं, जो पढ़ने वाले के दिमाग की गति को कंट्रोल करते हैं? ट्रैफिक सिग्नल की ये तुलना बहुत ही वैज्ञानिक रूप से काम करती है। अगर हम इस फॉर्मूले के पहले हिस्से स्टॉप यानी फुल स्टॉप को देखें तो ये एक लाल बत्ती की तरह है। स्रोत में उदाहरण है आई एम अ टीचर। यहाँ फुल स्टॉप पाठक के दिमाग को स्पष्ट संकेत देता है कि एक विचार पूरी तरह से खत्म हो गया है। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है आगे। बिल्कुल। कॉग्निटिव साइंस के नजरिए से देखें तो फुल स्टॉप पढ़ने वाले के दिमाग को वो 1 मिलीसेकंड का समय देता है जिसमें वो पिछले वाक्य के अर्थ को प्रोसेस कर सके। ओहो, मतलब वो दिमाग की मेमोरी को रीसेट करने का काम करता है। एकदम सही। और फिर आता है पॉज, जो कि कॉमा है। तो अगर फुल स्टॉप लाल बत्ती है तो कॉमा को हम पीली बत्ती मान सकते हैं। हाँ, ये ट्रैफिक को रोकता नहीं है, बल्कि कहता है कि गति धीमी करो, आसपास देखो और फिर आगे बढ़ो। स्रोत में इसके 2 मुख्य उपयोग बताए गए हैं: लिस्ट बनाना और किसी को संबोधित करना। जैसे राम, श्याम एंड मोहन। यहाँ कॉमा शब्दों को आपस में टकराने से बचा रहा है। बिल्कुल। और संबोधन वाले हिस्से में जैसे दीपक कम हियर, कॉमा ये तय करता है कि दीपक वो इंसान है जिसे बुलाया जा रहा है, ना कि वो कोई काम कर रहा है। ये छोटी छोटी बातें कितना बड़ा फर्क पैदा करती हैं। और फॉर्मूले का तीसरा हिस्सा है आस्क यानी क्वेश्चन मार्क। हाँ, जैसे व्हाट इज योर नेम। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि सवाल पूछा गया है, बल्कि ये पढ़ने वाले की उस आंतरिक आवाज की पिच को वाक्य के अंत में थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच देता है। आवाज अपने आप सवाल पूछने वाले टोन में आ जाती है। यहां मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। फॉर्मूले का जो चौथा हिस्सा है फील यानी एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह। हाँ वही। श्रोत इसे आश्चर्य या जोरदार भावना व्यक्त करने का तरीका बताता है, जैसे वाओ या ओह नो। लेकिन क्या आज के समय में ये चिन्ह अपना असली प्रभाव नहीं खोता जा रहा है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मतलब अक्सर लोग हर वाक्य के अंत में ऐसे लगा देते हैं, जिससे लगता है कि लिखने वाला हर बात पर चिल्ला रहा है। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। एक्सक्लेमेशन मार्क लिखित भाषा में भावनाओं का सबसे उच्चतम स्तर है। यह पन्नों पर आवाज को सबसे तेज कर देता है। जब इसका उपयोग संयम के साथ किया जाता है तभी अपना असली प्रभाव छोड़ता है। अगर हर पन्ने पर यह चिन्ह हो
तो पाठक का दिमाग उस भावना को महसूस करना बंद कर देता है। बिल्कुल वैसा ही, जैसे अगर कोई लगातार चिल्लाकर बात करे तो कुछ समय बाद उसकी आवाज शोर लगने लगती है। एकदम सटीक उदाहरण है। तो चलिए, बुनियादी स्तर पर हमने रुकना, ठहरना, सवाल पूछना और भावनाएं जताना समझ लिया। लेकिन अब जब विचार थोड़े बड़े और जटिल होते हैं, तब सिर्फ इन 4 चिन्हों से काम नहीं चलता। बिल्कुल। और यही मुझे अक्सर सबसे ज्यादा उलझन होती है। जब हमारे पास रुकने के लिए पहले से कॉमा है और बात खत्म करने के लिए फुल स्टॉप है, तो फिर बीच में सेमीकोलन लाने की क्या जरूरत है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मुझे तो लगता था क्या ये सिर्फ वाक्यों को लंबा करने या लेखन को थोड़ा दिखावटी बनाने का टूल है? ये उलझन बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम इसके पीछे का तर्क समझें तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। इसकी बनावट देखिए, ऊपर एक बिंदु और नीचे एक कॉमा। हाँ, दिखता तो ऐसा ही है। तो यह अपने रूप की तरह ही काम करता है। ये कॉमा से बड़ा ठहराव है, लेकिन फुल स्टॉप जैसी पूरी रुकावट भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये 2 विचारों के बीच एक मनोवैज्ञानिक पुल बनाता है। सटीक शब्दों में यही इसका काम है। स्रोत में जो उदाहरण दिया गया है, आई वॉज टायर्ड, आई वेंट टू स्लीप, मतलब मैं थका हुआ था, मैं सोने चला गया। अब अगर यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया जाए तो ये 2 अलग अलग घटनाएं बन जाती हैं। पाठक का दिमाग पहले वाक्य पर रुकेगा, उसे भूलकर दूसरे पर जाएगा। लेकिन सेमीकोलन दिमाग को मजबूर करता है कि वो दोनों वाक्यों को एक ही सांस में प्रोसेस करे। ये बिना बिकॉज या सो जैसे शब्द इस्तेमाल किए ये बता देता है कि सोने जाने का कारण थकान थी। ये तो बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरा प्रभाव है। और फिर बात आती है कोलन की। स्रोत के अनुसार इसका इस्तेमाल किसी लिस्ट, स्पष्टीकरण या कोटेशन को शुरू करने के लिए होता है। बिल्कुल। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी नाटक में कोई ड्रम रोल बज रहा हो जो कह रहा हो ध्यान दीजिए, अब जो आने वाला है वो बहुत जरूरी है। जैसे आई नीड 3 थिंग्स, पेन, कॉपी एंड बुक। ड्रम रोल वाली ये तुलना बहुत अच्छी है। कोलन हमेशा एक उम्मीद जगाता है। इसके पहले का वाक्य एक प्रस्तावना बनाता है और कोलन के बाद का हिस्सा उसे विस्तार देता है। और जब हम किसी की कही हुई बात को विस्तार दे रहे हैं तो फिर कोटेशन मार्क्स का काम शुरू होता है। हाँ, स्रोत बताता है कि ये किसी के एकदम सटीक शब्दों को दर्शाते हैं, जैसे ही सेड आई एम रेडी। ऐसा लगता है जैसे ये चिन्ह उन शब्दों के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देते हैं, ये बताने के लिए कि इन शब्दों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। बिल्कुल, वे लिखित भाषा में एक गवाह की तरह काम करते हैं। और इसी श्रेणी में एक और चिन्ह है जो सबसे ज्यादा गलतियों का शिकार होता है, अपॉस्ट्रोफी। अरे, अपॉस्ट्रोफी को तो व्याकरण की दुनिया का वो लापता किरदार कहा जा सकता है जो अक्सर वहां प्रकट हो जाता है जहां उसकी कोई जरूरत नहीं होती, खासकर बहुवचन बनाने में। बिल्कुल, लोग प्लूरल्स में भी इसे लगा देते हैं, लेकिन स्रोत इसके 2 बहुत ही स्पष्ट उपयोग बताता है। पहला है अधिकार या पोजेशन दिखाना, जैसे जब हम लिखते हैं राम्स बुक। हाँ, वहां वो अपॉस्ट्रोफी एक संबंध बना रहा है, बता रहा है कि किताब राम की है। और दूसरा उपयोग है शब्दों को छोटा करना, जैसे डू नॉट का डोंट बन जाना या आई एम का आई एम हो जाना। सही कहा। इस उपयोग में अपॉस्ट्रोफी दरअसल उन अक्षरों की जगह लेता है जिन्हें हमने बोलने की गति बढ़ाने के लिए हटा दिया है। एक तरह का निशान छोड़ जाता है कि यहाँ से कुछ गायब है। हाँ, कि यहाँ से अक्षर हटाए गए हैं पर अर्थ वही है। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अब तक हमने वाक्यों को रोकना, जोड़ना और अधिकार जताना देख लिया, लेकिन भाषा सिर्फ सूखी जानकारी देने के लिए तो नहीं होती ना? बिल्कुल नहीं, उसमें सस्पेंस, नाटक और बारीकियां भी होती हैं। स्रोत सामग्री में डैश, हाइफन, इलिप्सिस और ब्रैकेट्स का जिक्र है। ये सारे चिन्ह मुझे लिखित भाषा के स्पेशल इफेक्ट्स लगते हैं, खासकर डैश का इस्तेमाल। डैश वाक्यों में बारीकियां जोड़ने का एक बेहतरीन तरीका है। इसे अचानक आने वाली रुकावट या किसी बात पर जोर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्रोत का उदाहरण है, शी वॉज अफ्रेड, वेरी अफ्रेड। यहाँ डैश ने वाक्य की गति को अचानक तोड़ दिया है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई हॉरर फिल्म चल रही हो और कैमरा अचानक किसी के डरे हुए चेहरे पर जूम इन हो जाए। एकदम सही। लेकिन यहाँ मुझे एक तकनीकी सवाल परेशान करता है। डैश और हाइफन दोनों स्क्रीन पर लगभग एक जैसे ही दिखते हैं, बस डैश थोड़ा लंबा होता है। क्या दोनों का लॉजिक एक ही है? नहीं, उनका काम एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा है।
अच्छा। अगर डैश वाक्यों के बीच की एक गहरी खाई है जो विचारों को नाटकीय रूप से अलग करती है, तो हाइफन दो शब्दों को जोड़ने वाला एक मजबूत गोंद है। गोंद और खाई, ये बढ़िया है। हाइफन दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक नया अर्थ बनाता है। स्रोत में फादर इन लॉ का उदाहरण है। यहाँ हाइफन तीन अलग शब्दों को एक इकाई में बांध देता है ताकि पढ़ने वाला उन्हें एक ही रिश्ते के रूप में पढ़े। और उस चिन्ह के बारे में क्या कहेंगे जो हमेशा एक अधूरापन छोड़ जाता है? इलिप्सिस, यानी वो तीन छोटे छोटे बिंदु। एथसिस लिखित भाषा में सस्पेंस या सोच में डूब जाने का प्रतीक है। जब स्रोत उदाहरण देता है आई थिंक वेट, तो ये दर्शाता है कि कोई बात बीच में छूट गई है। मतलब ये पाठक को अपनी कल्पना दौड़ाने पर मजबूर करता है। हाँ, और कभी-कभी इसका उपयोग किसी लंबे कोटेशन में से गैर जरूरी शब्दों को हटाने के लिए भी किया जाता है, मूल अर्थ बदले बिना। हाँ, और एक्स्ट्रा जानकारी को संभालने के लिए स्रोत तीन अलग अलग तरह के ब्रैकेट्स या कोष्ठकों का विश्लेषण करता है। ये देखना बहुत मजेदार है कि एक्स्ट्रा जानकारी के भी अलग अलग स्तर होते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है। सबसे पहले है पैरेंथेसिस, यानी गोल वाले कोष्ठक। स्रोत के अनुसार ये उस जानकारी के लिए होते हैं जो वाक्य के लिए बहुत जरूरी नहीं है, जैसे मोहन माय फ्रेंड इज अ डॉक्टर। इसे एक स्टेज विस्पर की तरह देखा जा सकता है, जहां लेखक कहानी सुनाते हुए अचानक पाठक की तरफ मुड़कर कोई अंदर की बात बता रहा हो। हाँ, अगर उस हिस्से को हटा भी दें तो मोहन इज अ डॉक्टर अपने आप में पूरा वाक्य रहता है। सही कहा। और दूसरे कौन से हैं? फिर आते हैं चौकोर वाले कोष्ठक, यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स। इनका काम बिल्कुल अलग है। इनका इस्तेमाल तब होता है जब कोई एडिटर मूल लेखक के वाक्य में अपनी तरफ से कोई स्पष्टीकरण जोड़ता है। जैसे ही रवि इज एब्सेंट। हाँ, यहाँ रवि शब्द ये बताने के लिए जोड़ा गया है कि ही का मतलब कौन है। ये स्पष्ट करता है कि ये शब्द मूल लेखक ने नहीं कहे थे। और तीसरे हैं कर्ली ब्रेसेस। स्रोत ये साफ करता है कि इनका उपयोग आम व्याकरण में न के बराबर होता है। बिल्कुल, इन्हें मुख्य रूप से गणित, कोडिंग या चीजों का ग्रुप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कर्ली ब्रेसेस का ये जिक्र हमें इस चर्चा के एक बहुत ही मॉडर्न पहलू की ओर ले जाता है। भाषा कभी भी एक जगह रुकी नहीं रहती, समाज के साथ बदलती है। बिल्कुल बदलती है। अगर हम कुछ दशकों पीछे जाएं तो नियम बहुत सख्त थे, लेकिन आज इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमारी लिखने की शैली पूरी तरह बदल दी है। स्रोत में एक बहस का जिक्र है कि पंक्चुएशन मार्क्स की संख्या 14 है या 20 से ज्यादा। इस बहस का मूल कारण यही है कि डिजिटल युग ने कई ऐसे चिन्हों को हमारी भाषा का हिस्सा बना दिया है जो पहले सिर्फ विज्ञान या गणित तक सीमित थे। जैसे स्लैश को ही ले लीजिए। हाँ, इसका उपयोग अब अथवा या और की जगह धड़ल्ले से होता है, जैसे यस या नो लिखना, या तारीखों को दर्शाने के लिए 15/5/2026 लिखना। और इसी का उल्टा रूप है बैकस्लैश। आम लेखन में इसका कोई काम नहीं है, लेकिन जो भी कंप्यूटर चलाता है वो जानता है कि फाइल्स का रास्ता बताने के लिए ये कितना जरूरी है। इसके बिना तो कोडिंग की दुनिया ही अधूरी है। और फिर एस्टेरिस्क आता है, जो डिजिटल लेखन में एक बहुत ही चालाक भूमिका निभाता है। विज्ञापन की दुनिया का सबसे बड़ा हथियार। बिल्कुल। कोई भी बड़ा सा ऑफर लिखा होता है और उसके ऊपर एक छोटा सा सितारा लगा होता है। बिल्कुल, ये सितारा दिमाग को चेतावनी देता है कि नीचे बहुत ही छोटे अक्षरों में कुछ लिखा है, जैसे नियम व शर्तें लागू, जो इस ऑफर की असलियत है। मतलब ये एक विजुअल फुटनोट बन गया है। इसी तरह एम्परसैंड को देखिए, यानी एंड का जो सिंबल होता है। हाँ, तेजी से टाइप करने की इस दुनिया में ये शब्द का एक सर्वमान्य शॉर्टकट बन गया है। R&D या राम एंड श्याम लिखते समय ये काफी समय बचाता है। लेकिन जिन दो चिन्हों के सफर ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो है @ और हैश। इनका इतिहास तो भाषा के विकास का सबसे शानदार उदाहरण है। स्रोत बताता है कि एक समय था जब @ का इस्तेमाल सिर्फ बई खातों में होता था, किसी वस्तु की दर बताने के लिए, और हैश तो सिर्फ कीपैड पर एक बेकार सा बटन था। हाँ, और ईमेल के आविष्कार ने रातों रात @ को अकाउंटिंग की दुनिया से निकालकर हमारी डिजिटल पहचान का केंद्र बना दिया, जैसे deepak@gmail.com। और हैश तो एक पूरी डिजिटल क्रांति का प्रतीक बन गया है। जो पहले सिर्फ एक नंबर साइन था, वो आज हैशटैग है, दुनिया भर के आंदोलनों और चर्चाओं को जोड़ने वाला टूल। ये सोचना बहुत ही अद्भुत है कि कैसे तकनीक एक साधारण से चिन्ह को वैश्विक आंदोलन का रूप दे सकती है। खैर, हमने इन सभी चिन्हों का विज्ञान समझ लिया। अब चर्चा के सबसे मजेदार मोड़ पर चलते हैं, मास्टर उदाहरण की ओर। बिल्कुल, स्रोत में एक मास्टर उदाहरण है जो दिखाता है कि जब ये सारे चिन्ह एक ही वाक्य में काम करते हैं तो क्या होता है।
ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है। वाक्य है, दीपक सेड, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, आई वांट टू विजिट इट अगेन। तो चलिए इस पूरे वाक्य का विच्छेदन करते हैं। शुरुआत होती है दीपक सेड और इसके तुरंत बाद एक कॉमा है। यहाँ कॉमा पढ़ने वाले की आवाज को एक पल के लिए रोकता है और मंच तैयार करता है कि अब कोई और बोलने वाला है। उसके बाद कोटेशन मार्क्स शुरू होते हैं। ये पाठक को निर्देश देते हैं कि अब जो शब्द आ रहे हैं वे सीधे दीपक के हैं। और पहला शब्द है वाओ, जिसके तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। ये चिन्ह दीपक के उस अचानक हुए आश्चर्य को पन्नों पर उतार रहा है। ओह, इसके बिना वाओ बहुत ही सपाट लगता। आगे का हिस्सा है व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, और यहाँ उस सेमीकोलन का प्रवेश होता है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। ये सेमीकोलन इस वाक्य का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। दीपक का एक विचार पूरा हो गया है कि जगह सुंदर है, लेकिन बात खत्म नहीं हुई है। हाँ, उस सुंदरता के कारण उसके मन में दूसरा विचार आ रहा है और सेमीकोलन उन दोनों विचारों को एक साथ जोड़ के रख रहा है। और अंत में आई वॉन्ट टू विजिट इट अगेन। कोटेशन मार्क्स बंद होते हैं जो बताते हैं कि दीपक की बात खत्म, और फिर एक फुल स्टॉप लग जाता है, पर्दा गिरता है। तो इस पूरे विस्तृत अध्ययन का निष्कर्ष यही है कि भाषा सिर्फ शब्दों का एक बेतरतीब ढेर नहीं है। ये 14 से 20 विराम चिन्ह हमारी भाषा की व्यवस्था को बांध कर रखते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि जो बात जिस भावना के साथ सोची गई थी वो पढ़ने वाले तक उसी रूप में पहुंचे, और वाक्यों के अर्थ का अनर्थ न हो जाए, जैसे हमारी दादी वाले उदाहरण में हुआ था। हाँ, बिल्कुल। ये विश्लेषण दिखाता है कि हमारी संचार व्यवस्था कितनी तार्किक है, लेकिन तकनीक जिस तेजी से भाषा को बदल रही है उसे देखते हुए भविष्य के बारे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अच्छा, वो सवाल क्या है? जैसे कि हमने देखा कि @ और हैश ने अपनी पुरानी पहचान छोड़ दी है, तो ये सोचना बहुत ही दिलचस्प है कि क्या आने वाले दशकों में वाक्यों के अंत में लगने वाला पारंपरिक फुल स्टॉप पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा? अरे, फुल स्टॉप विलुप्त हो जाएगा? हाँ, कई नए अध्ययनों में देखा गया है कि आज की युवा पीढ़ी टेक्स्ट मैसेज के अंत में फुल स्टॉप लगाने को कठोरता या गुस्से का संकेत मानती है। बाप रे, मतलब बात खत्म करने का निशान अब गुस्से का निशान बन गया है। और क्या पता, जो काम आज एक्सक्लेमेशन मार्क्स कर रहे हैं, कल वो काम पूरी तरह से रंग बिरंगी इमोजी ले ले। क्या ये पारंपरिक चिन्ह भविष्य में डिजिटल चित्रों में बदल जाएंगे? ये तो सच में भाषा के भविष्य को लेकर बहुत ही गहरी सोच है। क्या हम वापस उस युग की तरफ जा रहे हैं जहां विचारों को चित्रों के जरिए समझाया जाता था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर किसी को विचार करना चाहिए। अगली बार जब कोई मैसेज टाइप करें तो इन छोटे चिन्हों पर जरूर गौर कीजिएगा। आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही।